सुना आपने? इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। जी हाँ, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है और आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब हम फिफ्थ नंबर पर हैं। वही यूके, वही ब्रिटेन जिसने हम पर 200 साल राज किया है, आज उसकी इकॉनमी को हमारी इंडिया की इकॉनमी ने पीछे छोड़ दिया है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये स्क्रीनशॉट विकिपीडिया से लिया है, जहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है इंडिया को फिफ्थ नंबर पर। इंडिया की जीडीपी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया की जीडीपी नॉमिनल रेट पे 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें यूके की जीडीपी 3.37 ट्रिलियन डॉलर्स है और हम यूके से आगे निकल गए हैं। अब जीडीपी है क्या? जीडीपी है इंडिया ने पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है उसकी इकोनॉमिक आउटपुट की वैल्यू। और नॉमिनल जीडीपी क्या है? जीडीपी दो टाइप के हो सकते हैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल जीडीपी होता है करंट मार्केट प्राइस पे, जबकि रियल जीडीपी होता है बेस मार्केट प्राइस पे, बेस ईयर की मार्केट प्राइस पे। तो हमारा बेस ईयर हमने 2011 से 12 रखा हुआ है। इस ग्राफ के थ्रू आप समझिए कि यूके और इंडिया की जीडीपी को कंपेयर किया गया है। ये जो ब्लैक लाइन है ये यूके की जीडीपी और ये जो नीचे ब्लू लाइन है ये इंडिया की जीडीपी है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम डिफरेंस फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था जो 2008 में हुए थे। उसके बाद से इंडिया ने इस गैप को कवर करना शुरू किया है और 2016 के बाद से हम इस गैप को अच्छे से कवर कर रहे हैं। कवर करने ही वाले थे कि 2020 में पेंडेमिक आ गया और पेंडेमिक हिट होने की वजह से दोनों ही कंट्रीज़ डिक्लाइन में गई। और उसके बाद जब अब इंडिया बाउंस बैक किया है तो उसने यूके को पीछे छोड़ दिया है। इसमें आप देखेंगे कि फ्यूचर फोरकास्ट भी की हुई है, जिसमें यूके की जो पिंक लाइन है उसको ओवरटेक करके इंडिया की येलो लाइन ऊपर जा रही है। तो हम आगे भी आगे ही रहेंगे। अगर बात करें रियल जीडीपी की, तो अप्रैल से जून के क्वार्टर में इंडिया की रियल जीडीपी यानी कि बेस ईयर से जो कैलकुलेट की जाती है वो जीडीपी 13.5% रही है, लेकिन यूके की -0.1%। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की, जिसमें इंडिया थर्ड नंबर पर है। जी हाँ, इंडिया थर्ड नंबर पर है परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी में। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? ये एक तरह से करेंसी के एक्सचेंज रेट का कंपैरिजन है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो उसी $1 से आप यूएस में कितना खरीद पा रहे हैं, यूके में कितना खरीद पा रहे हैं और इंडिया में कितना खरीद पा रहे हैं। ये है पीपीपी। इसमें इंडिया थर्ड पर है। तो क्या हमने यूके को पहली बार पीछे छोड़ा है? जी नहीं। 2019 में 2019 में हम ऑलरेडी यूके को पीछे छोड़ चुके हैं। 2020 में हम पैंडेमिक हिट होने की वजह से पीछे हो गए थे, लेकिन अब 2022 में हमने वापस रीबाउंड किया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि एक्स सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया डॉक्टर अरविंद विरमानी ने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2030 तक, यानी कि 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। जापान और जर्मनी जो अभी थर्ड फोर्थ नंबर पे हैं उनको पीछे छोड़ के इंडिया थर्ड नंबर पे होगा 2030 तक। एग्जैक्टली सेम प्रिडिक्शंस हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की। इतना ही नहीं, मैकिन्से जो कि दुनिया की एक जानी मानी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, उनके सीईओ ने कहा है कि सिर्फ ये दशक यानी कि 2020 से 2030 ही नहीं, ये सेंचुरी इंडिया की है। दोस्तों, हमारी इस विक्ट्री के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक्सपर्ट्स का क्या क्या कहना है, आइए देखते हैं। जिसमें से पहला रीज़न है प्रोग्राम्स। हमने ऐसे प्रोग्राम्स पे फोकस किया जिससे हमारी जीडीपी बढ़े, जैसे कि मेक इन इंडिया, एमएसएमई पे फोकस करना, माइक्रो फाइनेंसिंग पे फोकस करना, आरबीआई की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना। जी हाँ, जैसे कि यूके में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, इंडिया में आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दिया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखा है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है सेक्टर्स पे ध्यान देना। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। जी हाँ, वर्ल्ड की 20% वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में है। उसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया, एंटरप्रेन्योरशिप के नए आइडियाज़ निकाले, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया और इनके चलते हुए हमारी जीडीपी ने एक इंक्रीज़ देखा है। इसके अलावा प्लानिंग, हर एक सेक्टर को अलग से रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और इन्वेस्टमेंट, सोची समझी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आज हम यूके को पीछे छोड़ पाए हैं। अब आगे क्या? अब आगे हमें देखना है कि हमें कितना टाइम लगेगा जर्मनी को ओवरकम करने में। 2017 में हमने फ्रांस को ओवरटेक किया था
2017 के बाद 2022 में अब हमने यूके को ओवरटेक किया है। अब हमारे सामने है जर्मनी, जिसका $4 ट्रिलियन का जीडीपी है और हमारा $3.5 ट्रिलियन का। तो देखना है कि हमें कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में। अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिन पे इंडिया को काम करने की ज़रूरत है, जिससे 2030 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन पाए। सबसे पहली बात है, इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट देना। इससे ना सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बल्कि हर एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इन सब में प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज़ करनी होगी। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सारे सेक्टर्स में लाना होगा। जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में हमें बदलना होगा। यानी कि स्टेट्स की आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करने के इसमें अच्छा परफॉर्म करें। उनकी स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी तो इंडिया की भी जीडीपी बढ़ेगी और बेसिकली हम वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो ब्लैक इकोनॉमी है, उसको अगर हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में कैसे भी करके ला सकते हैं तो उससे भी इंडिया बहुत जल्दी जीडीपी इंक्रीज़ कर लेगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एम्प्लॉयबिलिटी का भी इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि हमारे पास जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, जितनी लेबर, जितने ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हैं, उनका स्किल्ड होना, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी, उनको नौकरी दे पाना उनकी स्किल्स के बेसिस पे, उनके टैलेंट के बेसिस पे। तो उसके लिए स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया सही डायरेक्शन में सही स्पीड से चल रहा है और 2030 से पहले पहले, शायद हो सकता है उससे पहले भी, हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाए। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिटेल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।